स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। आज हम लोग जो है बिहार बीटीएस ड्रेसर का जो है फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी से रिलेटेड टॉपिक से जो है हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी जो है बिहार बीटीएस ड्रेसर के वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सूर्या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस वाइज जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा। बाईलिंगुअल क्लास रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और टेस्ट सीरीज़ भी आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा। कोर्स का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 499 है। बैच को ज्वाइन करने के लिए जो है आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जा कर के राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप जो है ये डाउनलोड करना है, और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी जो है ले सकते हैं। अब जो है हम लोगों के द्वारा जो है इस बैच में आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज़ से आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, तो इस टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है टेस्ट देने को मिलेगा। जो भी एमसीक्यूज़ जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज़ है वो डिज़ाइन किया गया है, और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीपीआर का पूरा नाम क्या है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिएक्शन, कार्डियक पल्स रिस्पॉन्स और कार्डियोपल्मोनरी रिकवरी। तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या है हमारे सीपीआर का? तो सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सीपीआर? तो सीपीआर का मतलब होता है हृदय और जो लंग्स है उसको पुनर्जीवित करना, रिवाइव करना। ये कब दिया जाता है? तो ये तब दिया जाएगा जब किसी पेशेंट का जो है हार्ट जो है काम करना बंद कर दिया है, तो उस केसेस में जो है हम लोग तुरंत जो है सीपीआर देते हैं, जिससे कि व्यक्ति का दिल और सांस जो है फिर से रिवाइव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीपीआर करते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए? सांस लेने की जांच, दिल की धड़कन, रोगी का नाम, रोगी की उम्र। तो अगर हम लोग किसी को सीपीआर देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? तो यही देखेंगे कि रोगी जो है सांस ले रहा है या नहीं। ठीक है, उसकी सांस चल रही है या नहीं। अगर सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत सीपीआर प्रोसेस जो है स्टार्ट करेंगे, अगर ले रहा होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीपीआर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहला जो चीज़ है वो जानेंगे कि सांस जो है, पल्स जो है चल रही है या नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैक्चर, हड्डी टूटने में प्राथमिक उपचार क्या है? फ्रैक्चर वाली जगह को हिलाना, फ्रैक्चर को स्थिर करना, फ्रैक्चर वाली जगह पर गर्म पानी लगाना, फ्रैक्चर वाली जगह पर ज़ोर से दबाव देना। तो अगर किसी भी व्यक्ति का जो है हड्डी टूट गया है, ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो है कि उस जगह को जो है हम लोग इमोबिलाइज करेंगे, स्थिर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर फ्रैक्चर वाली जगह को हम लोग बार बार ऐसे हिलाएंगे डुलाएंगे तो उससे क्या होगा? तो वो हड्डी जो टूटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और ज़्यादा मतलब इंजरी जो है बढ़ेगा। तो इसलिए हमें उसे लकड़ी या फिर स्प्लिंट की मदद से हम लोग जो है उसको टेम्पोरेरीली जो है इमोबिलाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि शॉक के लक्षण कौन से हो सकते हैं? त्वचा ठंडी और नम होना, त्वचा लाल और गर्म होना, तेज सांस आना, दोनों और ए और सी सही है। तो शॉक में क्या होता है? तो शॉक में ज़्यादातर क्या होता है? तो जो बॉडी होता है व्यक्ति का वो आमतौर पर ठंडा होता है और नम हो जाएगा। ठीक है, आमतौर पर ठंडा होगा, नम हो जाएगा, और जो सांस है वो भी तेज़ चलती है। क्यों? क्योंकि शरीर में जो है ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसी के कारण जो है सांस तेज़ चलती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और सी जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलन में सबसे पहले क्या करना चाहिए? जलन वाली जगह पर तुरंत बर्फ़ लगाना, जलन वाली जगह को ठंडे पानी से धोना, जलन वाली जगह पर तेल लगाना, जलन वाली जगह को खरोचना। तो अगर कोई भी मतलब प्लेस है, ठीक है, वहाँ पर जल गया है तो वो हम लोग तुरंत क्या करेंगे? तो तुरंत जो है हम लोग उसको ठंडे पानी से धोएंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? तो इससे जो जलन है वो भी कम होगा और दर्द में भी राहत मिलेगा। तो अगर कभी भी जो है जले या फिर कहीं भी स्किन जो है थोड़ा बर्नट हो तो उसको तुरंत ठंडे पानी से धोना है। इससे जो है जो अंदर का टिश्यू जो है उसको भी जो है ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पॉइजनिंग में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तुरंत उल्टी कराना,
विषाक्त पदार्थ का पता लगाना और 108 या अस्पताल को सूचित करना, मरीज को दौड़ाना, पानी पीना मना करना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर विषाक्तता में जो है अगर किसी को पॉइज़न दिया गया है या फिर उसने पॉइज़न खुद का है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो लिया है उसने, जो विषाक्त पदार्थ है, ठीक है, उसका हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो इससे अगर हम लोग जो है पता नहीं लगाएंगे तो थोड़ा डिले होगा जो है डॉक्टर को पता करने में, पर अगर हम लोग पता करेंगे तो तुरंत जो है उसके रिगार्डिंग जो है उसको उपचार मिल सकता है, ठीक है। तो तुरंत जो है हम लोग चिकित्सा सहायता के लिए जो विषाक्त पदार्थ है उसका पता लगाएंगे और उल्टी कराएंगे, ठीक है। उल्टी कराना बिना चिकित्सा सलाह के हानिकारक हो जाएगा। उल्टी जो है अगर हम लोग जो है किसी भी अगर डॉक्टर के बिना रेफरेंस के करते हैं, ठीक है, बिना किसी डॉक्टर के रेफरेंस के अगर हम लोग उल्टी कराते हैं तो उससे क्या होगा, तो वो और ज़्यादा हानि होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग विषाक्त पदार्थ का पता लगाएंगे और तुरंत अस्पताल को सूचित करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला उपाय क्या है। रक्तस्राव वाली जगह पर बैंडेज बांधना, रक्तस्राव वाली जगह को ऊपर उठाना, घाव को साफ करना, घाव पर मोजा लगाना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो घाव है, ठीक है, कम करने के लिए घाव को हृदय से ऊपर उठाएंगे, ठीक है, हृदय से ऊपर उठाएंगे। इससे क्या होगा, तो ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो रक्तस्राव वाली जगह को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। इसके बाद उस पर हम लोग प्रेशर डालेंगे, ठीक। तो प्रेशर करने से जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि CPR में छाती दबाने की दर कितनी होनी चाहिए। 30 बार प्रति मिनट, 100 से 120 बार प्रति मिनट, 50 से 60 बार प्रति मिनट, 200 बार प्रति मिनट। तो CPR करते समय हमें क्या करना चाहिए, तो CPR करते समय हम लोगों को चेस्ट को जो है पर मिनट 100 से 120 बार जो है दबाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, तो इससे जो है हार्ट और लंग्स के जो फंक्शन है उसको हम लोग पूर्ण जो है रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। CPR हम लोग कब देंगे, जब जो है हार्ट जो है काम करना बंद कर दे। मैंने ऊपर ही बताया कि CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, CPR का कॉम्प्रेशन रेट कितना होता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैक्चर के लिए स्प्लिंट का उपयोग क्यों किया जाता है। दर्द बढ़ाने के लिए, हड्डी को स्थिर रखने के लिए, रक्तस्राव बढ़ाने के लिए, त्वचा को साफ करने के लिए। तो हम लोग फ्रैक्चर के लिए हम लोग स्प्लिंट का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि जो है हड्डी को हम लोग एक जगह पे स्थिर कर सके, ठीक है। हड्डी ज़्यादा हिले डुले नहीं, इसके लिए हम लोग स्प्लिंट करते हैं, ताकि अगर कोई हड्डी हिलेगा तो क्या होगा, तो दर्द होगा और जो चोट है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक। तो उसके लिए हम लोग स्प्लिंट का सहारा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि शॉक की स्थिति में रोगी को किस स्थिति में रखना चाहिए। लेटाकर पैर ऊंचा करना चाहिए, बैठा हुआ रखना चाहिए, सीधे खड़ा रखना चाहिए, पेट के बल लिटाना चाहिए। तो शॉक में क्या होता है, तो शॉक में जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, रक्त प्रवाह को मस्तिष्क तक हम लोगों को पहुंचाना होता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, शॉक में क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है हार्ट तक पहुंचता ही नहीं है, ठीक। तो इस केस में हम लोगों को जो है रक्त प्रवाह जो है वो ब्रेन तक पहुँचाने के लिए रोगी को जो है पीठ के बल लेटा करके जो पैर है उसको हम लोग 12 इंच तक ऊंचा रखेंगे, ठीक है। कैसे लेटाएंगे, तो पीठ के बल, ठीक। तो पीठ के बल जो है हम लोग उसको लेटा करके पैर को ऊंचा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलन के किस प्रकार में त्वचा पूरी तरह जल जाती है। प्रथम दर्जे की जलन, द्वितीय दर्जे की जलन, तृतीय दर्जे की जलन, कोई जलन नहीं। तो कौन से में जो है जलने में जो है त्वचा और उसके जो साभी परतें हैं, जो त्वचा है 3 परत होते हैं, सबको पता है कौन कौन सा, तो डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो ये तीनों परतें जो हैं सभी जो है जल जाती हैं और सबसे गंभीर होती है। तो कौन से जलन में, तो तृतीय दर्जे की जलन में जो है ये ऐसा होता है कि पूरा स्किन का जो लेयर्स हैं वो सब जल जाती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विषाक्तता में रोगी को उल्टी कराना कब हानिकारक होता है। जब विषाक्त पदार्थ तेज हो, जब विषाक्त पदार्थ बेसिक हो, जब विषाक्त पदार्थ नशीली दवाइयाँ हो, सभी ऊपर के मामलों में।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो हैं विषाक्तता में हम लोगों को बिना डॉक्टर के सलाह के कभी भी जो है उल्टी नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, तो इससे अधिक नुकसान होगा, जो पेशेंट है उसके जान पे भी हानि बन सकती है। इसीलिए हम लोग इन तीनों केसेस में भी या फिर किसी भी विषाक्तता के केस में हम लोग बिना डॉक्टर के सलाह के उल्टी नहीं करवाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव कहाँ लगाया जाता है? घाव से दूर की जगह, घाव के ठीक ऊपर, घाव के नज़दीकी धमनी पर, घाव के पास की हड्डी पर। तो ब्लीडिंग को हम लोग रोकने के लिए क्या करेंगे? तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो वाउंड है, ठीक है, जो घाव है उसके नज़दीकी धमनी पर जो है हम लोग प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, नज़दीकी धमनी पर प्रेशर लगाने से क्या होगा? तो रक्त ब्लीडिंग जो है, ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा और ब्लीडिंग जो है रुक जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि CPR कब तक जारी रखनी चाहिए? जब तक रोगी हिलना शुरू न कर दे या चिकित्सा सहायता न आ जाए, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, जब तक थकान ना हो। तो CPR हमें कब तक जारी रखना होता है? तो CPR हम लोग देते क्यों है? ताकि जो पेशेंट के सांस है और धड़कन है वो वापस से स्टार्ट हो सके। तो हम लोग कब तक जारी रखेंगे? कि जब तक जो है पेशेंट की जो हार्ट बीट है और जो पल्स रेट है वो वापस ना आ जाए, तब तक जो है हम लोग जो है CPR देंगे। और जब तक जो है चिकित्सा सलाहकार या फिर जो भी मतलब प्रशिक्षित व्यक्ति हैं वो नहीं पहुँच जाते हैं, तो तब तक हम लोग CPR देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि CPR में एक चक्र में कितनी बार सांस दी जाती है? 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस, 4 सांस। तो CPR के दौरान हम लोग कितनी बार देंगे? तो CPR के दौरान हम लोग जो है 30 बार छाती जो है कॉम्प्रेशन देंगे, चेस्ट कॉम्प्रेशन, और 2 बार जो है ब्रीथिंग देंगे। ठीक है, 2 बार ब्रीथिंग देंगे ताकि लंग्स में जो है ऑक्सीजन पहुंच सके। ठीक, तो 30:2 का जो है हमारा चलता है। ठीक है, क्या रेशियो चलता है? तो 30:2, 30 कॉम्प्रेशन और 2 ब्रीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैक्चर में हड्डी के किन हिस्सों को जोड़ने के लिए क्या लगाया जाता है? पट्टी, स्प्लिंट, पट्टी और टेप। तो अगर हम लोग फ्रैक्चर में हड्डी को, किसी हड्डी के हिस्से को जोड़ना है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? तो स्प्लिंट का यूज़। ठीक है, स्प्लिंट का यूज़ करने से क्या होगा? तो टूटी हुई हड्डी जो है स्थिर रहेगी और सही स्थिति में रख पाएंगे और उससे हड्डी जो है जुड़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शॉक की स्थिति में रोगी को क्या खिलाना या पीना चाहिए? ठंडा पानी, कोई भी दवा, कुछ नहीं, खाना पीना ना दे, और जूस। तो शॉक की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? तो शॉक की स्थिति में हम लोग रोगी को कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में इससे क्या होगा? तो इससे जो सिचुएशन है वो और ख़राब होगी और इमरजेंसी सिचुएशन भी जो है हो सकता है। उसके कारण हमें ऑपरेशन, सर्जरी तक करने की जो है ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि शॉक वाली स्थिति में पेशेंट कुछ खा नहीं पाएगा, निगल नहीं पाएगा, तो उससे जो है एक और जो है इमरजेंसी कंडीशन जो है वो बन सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलने के बाद त्वचा पर फफोले बनते हैं और यह फफोले बनाना किस प्रकार की जलन को दर्शाता है? प्रथम दर्जे की जलन, द्वितीय दर्जे की जलन, तृतीय दर्जे की जलन, कोई जलन नहीं। तो जलने के बाद जो है बॉडी पर आप लोगों ने देखा होगा कि फफोले बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, वो थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा रेड डीप ब्राउन कलर का जो है फफोला बनता है। तो वो कौन से प्रकार की जलन होती है? तो वो द्वितीय प्रकार की जलन होती है। कौन से? तो द्वितीय दर्जे की जलन होती है। या गहरी जलन होती है, बट ज़्यादा अंदर तक जो है स्किन के लेयर्स को वो प्रभावित नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विषाक्तता के मामले में रोगी के मूत्र से विषाक्त पदार्थ निकालने का उपाय क्या है? अधिक पानी पिलाना, शराब पिलाना, तेल पिलाना, नींबू पानी पिलाना। तो अधिक पानी पिलाने से हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर तो लगभग सबको पता ही होगा कि अधिक पानी पिलाना। अधिक पानी पिलाने से क्या होगा? तो जो भी टॉक्सिफाइड जो भी पदार्थ होगा वो यूरिन के थ्रू जो है हमारे शरीर से जो है एक्सक्रीट आउट करेगा, जिससे कि विषाक्तता जो है वो कम हो जाएगी। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या है? तो अधिक पानी पिलाना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्तस्राव के दौरान घाव पर लगाना चाहिए साफ और मजबूत दबाव, हल्का दबाव, बिना दबाव के पट्टी,
कोई पट्टी नहीं। तो ब्लीडिंग को हम लोग रोकने के लिए क्या करेंगे, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो वाउंड है उस पर हम लोग साफ और मजबूत प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, तो जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा और ब्लीडिंग जो है रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CPR का कब शुरू करनी चाहिए। जब रोगी बेहोश हो और न सांस ले रहा हो, जब रोगी दर्द महसूस कर रहा हो, जब रोगी चल फिर रहा हो, जब रोगी बोल पा रहा हो। तो हमने ऊपर ही देखा था कि हम लोग CPR कब देंगे, तो जब पेशेंट के जो हार्ट है वो और हार्ट बीट नहीं मिलेगी और ना पल्स मिलेगा, तब हम लोग जो है CPR का प्रोसेस जो है स्टार्ट करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, तो जब रोगी बेहोश हो और ना सांस ले रहा हो तब हम लोग CPR देंगे। रेशियो क्या रहेगा, तो 30:2, 30 कॉम्प्रेशन 2 ब्रीथिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CPR में छाती दबाने के लिए सही स्थान कौन सा है। छाती के बीच का निचला भाग, छाती के बीच का ऊपरी भाग, पेट के बीच का भाग, गर्दन के पास। तो हम लोग कहाँ दबाएंगे, तो हम लोग छाती के बीच के निचले हिस्से में, ठीक है। निचला हिस्सा कहाँ, तो अस्टेनम, ठीक है। अस्टेनम का जो हमारा मिडिल वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर जो है हम लोग प्रेशर डालेंगे। तो इससे क्या होगा, तो इससे जो है हार्ट पर सही तरीके से जो है दबाव पड़ेगा। अगर हम लोग इधर उधर दबाते हैं तो वो काम नहीं करेगा, वो जो है और ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है अराइज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैक्चर में सबसे अधिक खतरा क्या होता है। हड्डी का सही तरह से जुड़ न पाना, हल्का दर्द होना, रक्तस्राव ना होना, त्वचा का रंग बदलना। तो फ्रैक्चर में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, तो सब फ्रैक्चर अगर जो है हड्डी टूटती है तो उसमें सबसे बड़ा खतरा होता है कि हड्डी जो है वो गलत तरीके से जुड़ जाए, ठीक है। हड्डी का जो है सही तरह से जुड़ ना पाना, वो गलत तरीके से जुड़ जाएगा, जिससे कि स्थायी जो है विकृति या फिर अस्थाई मतलब प्रॉब्लम जो है वो क्या बोलते हैं, परमानेंटली जो है कोई डिसेबिलिटी या फिर परमानेंटली जो है एक समस्या जो है वो पेशेंट के साथ बनी रहेगी, ठीक। तो सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि वो गलत तरीके से जुड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शॉक की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही नहीं है। रोगी को ठंडा रखना, पैरों को ऊंचा करना, रोगी को पानी पिलाना, रक्तस्राव रोकना। तो हमने ऊपर ही देखा था कि शॉक की स्थिति में हम लोग रोगी को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देंगे। तो इसमें क्या सही नहीं है, तो रोगी को पानी पिलाना, ठीक है। कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है, तो इसमें हम लोग पानी भी कैसे देंगे। अगर हम लोग पानी देते हैं तो क्या होगा, क्योंकि पेशेंट तो शॉक की स्थिति में, तो वो थोड़ी ना पानी को जो है ये कर पाएगा, पानी को वो ले नहीं पाएगा, जिससे कि क्या होगा, तो पानी पीने से क्या होगा, तो एक नया जो है सिचुएशन कंट्रोल होगा, जिससे कि पेशेंट को जो है ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है और वो स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलन में दर्द कम करने के लिए किस प्रकार का कपड़ा प्रयोग करना चाहिए। गीला और साफ कपड़ा, सूखा और गंदा कपड़ा, गर्म कपड़ा, रुई का कपड़ा। तो हम लोगों का जो भी बर्न वाली जगह है, ठीक है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, तो उस पर हम लोग गीला और साफ़ कपड़ा जो है यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, तो इससे ठंडक मिलेगा गीला कपड़ा से, जिससे कि दर्द और सूजन जो है वो कम होगा और ज़्यादा जलेगा नहीं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विषाक्तता के बाद मरीज को किस स्थिति में रखना चाहिए। पीठ के बल, पेट के बल, बगल के बल, सीधे खड़ा। तो विषाक्तता में हमें क्या करना चाहिए, तो विषाक्तता में जो पेशेंट है उसको बगल के बल लेटाना चाहिए, ठीक है, रिकवरी पोजीशन में लेटाना चाहिए। क्यों, ताकि जो है पेशेंट को सांस लेने में आसानी हो, और अगर उल्टी हो तो घुटने से जो है बचा जा सके। अगर उल्टी होगा तो वो तुरंत जो है उसको कर पाएगा, अगर सीधे वो लेटेगा या फिर पेट के बल तो वो घुटने लगेगा, ठीक है, जिससे कि उसको दम जो है थोड़ा सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग रिकवरी पोजीशन में जो है पेशेंट को लेटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्तस्राव के दौरान प्राथमिक कदम क्या होना चाहिए। रक्तस्राव को नज़रअंदाज करना, घाव पर दबाव डालना, रोगी को दौड़ाना और घाव को धोना।
तो ब्लीडिंग अगर हो रही है, ठीक है, तो ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हम लोग पहला फर्स्ट एड क्या देंगे, तो ब्लीडिंग में हम लोग फर्स्ट एड देंगे कि जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए हम लोग तुरंत जो है घाव पर जो है प्रेशर डालेंगे, ठीक है, साफ कपड़ा से जो है एकदम टाइटली प्रेशर डालेंगे। ये हमारा फर्स्ट एड होता है। इससे क्या होगा, तो इससे ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ठीक। तो इसीलिए हम लोग ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे पहला काम ही हमारा यही होगा कि साफ़ और साफ़ कपड़े से जो है हम लोग ब्लीडिंग वाली जगह पे प्रेशर डालेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीपीआर के दौरान सांस देते समय क्या करना चाहिए। नाक बंद करके मुंह से सांस देना, मुंह बंद करके नाक से सांस देना, नाक और मुंह दोनों खोलकर सांस देना, सिर्फ मुंह खोलकर हवा छोड़ना। तो सीपीआर में हम लोग मरीज को रेस्पिरेशन कैसे देंगे, तो नाक बंद करके मुंह से सांस देंगे। जो पेशेंट है उसका जो है हम लोग नाक जो है बंद करेंगे और उसको नाक को थोड़ा सा हल्का सा उठाएंगे और मुंह से जो है धीरे धीरे सांस देंगे। क्यों, ताकि ऐसा करने से क्या होगा, तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली लंग्स तक पहुँचेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीपीआर शुरू करने से पहले रोगी की कौन सी स्थिति जांचनी चाहिए। उसकी नाड़ी और सांस लेना, उसकी आंखें बंद होना, उसकी आवाज़ सुनना, उसके कपड़े। तो हम लोगों ने ऊपर ही देखा था कि सीपीआर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहला कदम क्या देखेंगे, तो उसका जो पल्स रेट है और जो ब्रीथिंग रेट है वो चेक करेंगे कि पल्स और ब्रीथिंग जो है चल रही है या नहीं। अगर वो नहीं चल रही है तभी जो है हम लोग सीपीआर स्टार्ट करेंगे, ठीक। हार्ट रेट और ब्लीडिंग ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, उसके बाद ही सीपीआर स्टार्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैक्चर में सबसे पहले क्या करना चाहिए। घाव को साफ करना, फ्रैक्चर को स्थिर करना, रोगी को हिलाना और गर्म पानी देना। तो फ्रैक्चर में हमारा फर्स्ट एड क्या है, तो सबसे पहला फर्स्ट एड है कि हम लोग घाव फ्रैक्चर वाली इस जगह को ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, उसको इमोबिलाइज करके रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, तो ऐसा करने से जो होगा ज़्यादा चोट और ज़्यादा गंभीर नहीं होगी, आसपास की हड्डियों को और जो है ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचेगी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि शॉक के दौरान किस अंग में रक्त प्रवाह सबसे अधिक प्रभावित होता है। मस्तिष्क और हृदय, त्वचा, पाचन तंत्र, मांसपेशियाँ। तो कहाँ शॉक के दौरान कौन से अंग का जो है ब्लड फ्लो जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, तो शॉक में जो है ब्लड फ्लो जो है शरीर का बहुत सारे अंगों को जो है प्राथमिकता देता है, ठीक है। जैसे कि हार्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, पर प्राथमिकता देते हुए हमारा क्या करेगा, तो सबसे ज़्यादा जो है शॉक जो है वो शॉक के कारण सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो कहाँ कम होगा, तो त्वचा और बाहरी अंगों में, ठीक है। त्वचा और बाहरी अंगों तक कम पहुँचेगा, जिससे कि क्या होगा, तो त्वचा ठंडा और फीका पड़ जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क और हृदय को वो अफेक्ट करेगा। इससे कि त्वचा को जो है नहीं पहुँच पाएगा ब्लड, जिससे कि उसको कम ब्लड पहुँचेगा और सबसे ज़्यादा वहीं पर जो है कम ब्लड फ्लो रहेगा, जिससे कि त्वचा ठंडा होगा और फीका पड़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जलन में कब चिकित्सा सहायता लेना आवश्यक है। जब जलन का क्षेत्र बड़ा हो, जब जलन हल्की हो, जब जलन के बाद दर्द ना हो, जब जलन केवल एक अंग पर हो। तो हम लोग कब जो है चिकित्सा सहायता लेंगे, तो अगर जब जलन है, ठीक है, उसका क्षेत्र जो है बड़ा है, ठीक है, जलने वाला जगह बहुत बड़ा है, त्वचा गहरे स्तर तक चल गया है, तो उस स्थिति में हम लोग जो है तुरंत चिकित्सा सहायता लेंगे। अगर कम जला है या फिर मतलब खुद से जो है हम लोग ट्रीट कर सकते, तो उस स्थिति में हमें चिकित्सा सहायता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विषाक्तता में उल्टी कराना कब उचित होता है। जब विषाक्त पदार्थ बिना किसी घातक प्रभाव के हो, जब विषाक्त पदार्थ तेजाब हो, जब विषाक्त पदार्थ नशीली दवा हो, जब रोगी बेहोश हो। तो हमें कब उल्टी कराना चाहिए विषाक्तता में, तो हमें तभी जो है उल्टी कराना चाहिए जब विषाक्त पदार्थ जो है वो हानिकारक नहीं है, ठीक है। अगर वो हानिकारक नहीं है तो उस स्थिति में जो है हम लोग उल्टी करवा सकते हैं, और रोगी को जो है सतर्क रहे, रोगी को ज़्यादा कुछ हुआ ना हो तो हम लोग जो है करवा सकते हैं, वरना हम लोग चिकित्सकीय सलाह के बिना उल्टी नहीं करवाएंगे। हमने ऊपर ही बताया था कि विषाक्तता वाले सिचुएशन में हम लोग बिना जो है डॉक्टर के सलाह के हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्तस्राव को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार में क्या शामिल है। रक्तस्राव वाले हिस्से को दबाना और ऊपर उठाना,
घाव को साफ न करना, रोगी को जल्दी से हिलाना, घाव को कपड़े से ढकना बिना दबाव के। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो घाव पर जो है डायरेक्टली प्रेशर डालेंगे किसी भी साफ कपड़े से, और वो अफेक्टेड एरिया को हल्का उठा करेंगे, उस हिस्से को हम लोग हृदय से ऊपर उठा कर रखेंगे, जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CPR में हवा देने का तरीका क्या होता है। जोर से मुंह में हवा फूंकना, धीरे धीरे मुंह में सांस देना, नाक से हवा देना, एक साथ कई बार हवा देना। तो हमने ऊपर ही देखा था कि हम लोग CPR कैसे देंगे, तो CPR देने के लिए हम लोग जो है नाक को बंद करेंगे, पेशेंट के नाक को बंद करेंगे और धीरे धीरे जो है मुंह में सांस देंगे। इससे क्या होगा, तो इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन जो है ठीक तरीके से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CPR करते समय एक चक्र में छाती दबाने और सांस देने का अनुपात क्या होता है। 15:2, 30:2, 20:1, 10:1। ऊपर ही मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या रेशियो चलता है हमारा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया। तो रेशियो हमारा क्या रहता है, तो रेशियो हमारा 30:2 का रहता है। ठीक है, 30 बार हम लोग छाती पे प्रेशर डालेंगे और 2 बार जो है हम लोग सांस देंगे। इससे क्या होगा, तो इससे ब्लड में ऑक्सीजन की जो है वो पूर्ति हो जाएगी। ठीक, इससे हार्ट और लंग्स जो है वापस से रिवाइव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैक्चर के दौरान स्प्लिंट लगाते समय कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी होती है। स्प्लिंट को बहुत कसकर बांधना, स्प्लिंट को प्रभावित अंग की लंबाई के अनुसार लगाना, स्प्लिंट को छोटी लंबाई का रखना, स्प्लिंट लगाने से पहले कोई ध्यान नहीं देना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो स्प्लिंट को जो है हड्डी की लंबाई के अनुसार लगाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा करने से हड्डी जो है सही तरीके से जो है इमोबिलाइज रहेगा, स्थिर रहेगा, और जो दर्द है वो भी कम होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शॉक की स्थिति में रोगी को किस तरह की गर्मी देना चाहिए। पूरी तरह गर्म और तंग कपड़े पहनाना, हल्का कंबल या चादर देना, रोगी को ठंडा रखना, कोई भी कपड़ा ना देना। तो शॉक में क्या होता है, तो शॉक में जो है जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसलिए हम लोग हल्का कंबल या फिर चादर वादर देंगे ओढ़ने के लिए, ताकि जो है पेशेंट को ठंड वंड ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलने में पहले किस चीज़ से बचना चाहिए। जमे हुए पानी का उपयोग, साफ पानी का उपयोग, तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेना, ठंडे पानी से धोना। तो अगर कोई जल गया है तो ठीक है, तो उस जलन वाली स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो कभी भी बर्फ़ या फिर जमे हुए पानी का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे जो स्किन है उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग जो है वो जलने वाली स्थिति पर कभी भी जो है जमा हुआ पानी या बर्फ़ यूज़ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विषाक्तता की स्थिति में रोगी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। रोगी को आराम देना और चिकित्सकीय सहायता तुरंत लेना, रोगी को दौड़ाना, रोगी को ज़्यादा पानी पिलाना, रोगी को उल्टी कराना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग विषाक्तता में रोगी को जो है जल्द से जल्द जो है हम लोग उसको चिकित्सकीय सहायता के लिए लेके जाएंगे और आराम की स्थिति में रखेंगे, ताकि ज़्यादा जो है टॉक्सिक जो जहर है वो बॉडी में जल्दी जल्दी ना फैले। ठीक, तो हम लोग तुरंत जो है चिकित्सकीय सहायता लेंगे और उसको आराम की स्थिति में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्तस्राव के नियंत्रण के लिए कब टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है। जब रक्तस्राव बहुत अधिक हो और अन्य उपाय काम न करें, जब हल्का रक्तस्राव हो, जब कोई घाव ना हो, हमेशा रक्तस्राव में। तो हम लोग टूर्निकेट का यूज़ कब करेंगे ब्लड फ्लो में, तो हम लोग टूर्निकेट का यूज़ करेंगे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। कब, जबकि रक्तस्राव बहुत अधिक हो और अन्य कोई उपाय काम ना करे और गंभीर ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग टूर्निकेट का यूज़ करेंगे। उससे हम लोग प्रेशर से, टूर्निकेट से क्या होगा, तो टूर्निकेट से जो है अफेक्टेड एरिया पर प्रेशर बनेगा, जिससे कि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लीडिंग जो है रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि CPR के दौरान रोगी की नाक क्यों बंद की जाती है। ताकि हवा के माध्यम से ही फेफड़ों में, हवा मुंह के माध्यम से ही फेफड़ों में जाए,
ताकि रोगी को सांस लेने में समस्या हो, ताकि नाक से हवा बाहर ना जाए। दोनों ए और सी सही है। तो नाक बंद करने से क्या होगा, तो नाक बंद करने से मुंह से जो दी गई हवा है वो लंग्स तक जाएगी, ठीक है, और बाहर नहीं निकलेगी, जिससे कि जो हम सीपीआर दे रहे हैं वो इफेक्ट करेगा पेशेंट पे जल्दी जो है रिकवर करने में। तो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट होगा, ठीक। तो हवा के मुंह के माध्यम से फेफड़ों में जाए और ताकि हवा नाक से हमारा बाहर ना निकल जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीपीआर में छाती दबाने की गहराई कितनी होनी चाहिए। 1 से 2 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर। तो एडल्ट में जो हम लोग चेस्ट है उसको हम लोग लगभग कितना दबाएंगे, तो लगभग जो है 4 से 5 सेंटीमीटर तक दबाएंगे, ताकि जो है हार्ट है वो फिर से जो है उचित दबाव बना सके और रक्त संचार सही रहे। इसलिए हम लोग 4 से 5 सेंटीमीटर तक ही दबाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दबाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैक्चर में दर्द और सूजन को कम करने के लिए क्या किया जाता है। गरम सेक लगाना, ठंडा सेक लगाना, मसाज करना, ज़्यादा चलना। तो फ्रैक्चर में हम लोग क्या करते हैं, तो फ्रैक्चर में हम लोग दर्द या सूजन को कम करने के लिए हम लोग उस पर ठंडा सेक लगाते हैं। अफेक्टेड एरिया को ठंडा सेक लगाने से क्या होगा, तो सूजन और जो दर्द है वो कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शॉक में त्वचा का रंग कैसा होता है। लाल और गर्म, पीला और ठंडा, फीका, ठंडा और नमी युक्त, कोई बदलाव नहीं। तो हमने ऊपर ही देखा था कि शॉक में क्या होगा, तो शॉक में क्या होता है, तो ब्लड फ्लो जो है वो कम होने लगता है, ठीक है। कम होने के कारण क्या होगा, तो स्किन जो है फीका, ठंडा और नमी युक्त हो जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जलन के बाद फफोले क्यों बनते हैं। जलन के कारण त्वचा की ऊपरी परत में जलन और क्षति होती है, जिससे तरल पदार्थ जमा होता है। जलन के कारण रक्तस्राव होता है। जलन से हड्डियां टूट जाती हैं और जलन से मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो जलन के बाद जो फफोले बनते हैं वो क्यों बनते हैं, तो वो इसलिए बनते हैं क्योंकि त्वचा का जो ऊपरी परत में जलन और क्षति होती है, जिससे कि तरल पदार्थ जो है वो जमा हो जाता है। ये कौन से प्रकार की जलन है, तो द्वितीय दर्जे की जलन है, जिसमें कि त्वचा का जो ऊपरी परत है वहीं सिर्फ क्षतिग्रस्त होता है और फफोले बनाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तुरंत पानी से धोना, दवा देना, भोजन कराना, मरीज को चलाना। तो टॉक्सिफाइड पदार्थ के संपर्क में आने पर क्या करेंगे, तो उस एरिया को तुरंत क्या करेंगे, तो साफ पानी से हम लोग धोएंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, तो जो विषाक्तता है वो कम हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्तस्राव को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त दबाव कहाँ लगाया जाता है। घाव के पास की धमनी पर, घाव से दूर कहीं, घाव के नीचे, घाव के ऊपर। तो ब्लीडिंग को हम लोग रोकने के लिए क्या करते हैं, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग घाव को नज़दीकी धमनी पर जो है प्रेशर डालेंगे। घाव के नज़दीकी धमनी पर प्रेशर डालेंगे, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है सबसे उपयुक्त जगह होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीपीआर के दौरान सांस देने के लिए मुंह में कितनी हवा देनी चाहिए। जितना रोगी अपने फेफड़ों में ले सकता है, केवल थोड़ा सा हवा, बहुत ज़्यादा हवा नहीं देना। तो सांस देते समय हम लोग क्या करते हैं, तो मुंह से जो है धीरे धीरे देते हैं हवा, ठीक है। और कितनी हवा देंगे, तो उतनी ही जितनी कि उसके जो लंग्स में है वो जा सकता है, ठीक है। जितनी जा सकती है उचित मात्रा में ही हम लोग देंगे, उतनी हम लोग जो है देंगे, जिससे कि फेफड़ों का जो है उचित कार्य हो, ठीक। अब हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि फ्रैक्चर में रोगी को कैसे उठाना चाहिए। चोटिल अंग को हिलाए बिना की सावधानी से उठाना चाहिए। अंग को ज़ोर से दबाकर उठाना चाहिए। जल्दी से उठाना चाहिए। अंग को छोड़कर उठाना चाहिए। तो फ्रैक्चर में क्या करना चाहिए, तो फ्रैक्चर में जो चोटिल अंग है उसको हम लोग को हिलाए बिना जो है सावधानी से उठाना चाहिए, ठीक है। क्यों, ताकि जो है चोट जो है ज़्यादा बढ़े नहीं और ज़्यादा दर्द ना हो पेशेंट को, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही उठाएंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को जो क्लास है वो समझ में आया होगा। तो जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर जुड़ जाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।